हम आज के अपने लेक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आज का हमारा जो ये लेक्चर है, ये हमारा फ्री डेमो क्लास का थर्ड लेक्चर है। इसके अंदर हमारा मेन टारगेट रहेगा स्टेट का एक कंसेप्ट को हम अपना अच्छे से समझ लेंगे और क्लियर रूप से हम स्टेट के कंसेप्ट को अपना कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोगों को मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि आप लोग अपना जो पहले के 2 लेक्चर्स हैं उसको आप देख लीजिएगा। YouTube के ऊपर पहला लेक्चर अपलोड हो गया है, दूसरा लेक्चर जो हमारा आज 4 बजे अपलोड हो जाएगा। जैसे ये क्लास खत्म होगी आपको 4 बजे सेकंड जो हमारा डेमो क्लास थी वो आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। ये वाली जो थर्ड क्लास होगी ये आपको कल के दिन आपको अपलोड हो जाएगी। ठीक है जी। तो इससे क्या है, आपका एल्गोरिथम बिल्कुल क्लियर रूप से बना रहेगा और आपका इजीली समझ में चीजें आती रहेंगी। समझ में आ गई मेरी बात? चलो, अपने हाथ में बेरेक्स लेके जरूर रखिएगा, अपने हाथ में बेरेक्स को लेके जरूर रखिएगा। अगर आपके हाथ में बेरेक नहीं होगी काम नहीं चलेगा। ठीक है, काम नहीं चलेगा। एक बारी सभी लोग मेरे साथ में, एक बारी सभी लोग मेरे हाथ में, एक बारी सभी लोग अपने हाथ में अपना कॉन्स्टिट्यूशन का बेरेक खोल के आर्टिकल नंबर 12 को ओपन अप करो। आर्टिकल नंबर 12 को ओपन अप करके हम इसका आज काम खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में भी हमने स्टेट के कंसेप्ट को अपना शुरू कर दिया था। मैंने कहा था कि थोड़ा सा पोर्शन हमारा स्टेट के कंसेप्ट का रहता है, वो आज की क्लास में मैं आपको पूरा कर दूंगा। जो लैंडमार्क केसेस हमें याद रखने होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ गई मेरी बात या नहीं? चलो, हमारा आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 12 कहता है इन दिस पार्ट, इन दिस पार्ट का मतलब पार्ट नंबर 3, इन दिस पार्ट मतलब पार्ट नंबर 3, कि भैया इस पार्ट के अंदर आपको जो भी कहानियां मिलेंगी, इस पार्ट के अंदर आपको जो भी कहानियां मिलेंगी, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, कि अगर कोई भी हमारे पार्ट 3 के अंदर कहीं पे भी कुछ भी कहानी लिखी हुई है और वहां पे अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है उसको तो हम छोड़ देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जनरल रूल क्या बता रखा है कि आपको पार्ट 3 के अंदर जहां भी स्टेट नाम का शब्द दिखेगा, जहां भी स्टेट नाम का शब्द दिखेगा, तो आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है, वो स्टेट नाम के मतलब का, स्टेट नाम का जो शब्द आपको दिखेगा उसका मतलब क्या माना जाएगा? उसका मतलब माना जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, लोकल अथॉरिटीज, और यहां पे लिखा है अदर अथॉरिटीज। ठीक है, लोकल और अदर अथॉरिटीज वर्ड यूज करा हुआ है, तो यानी कि लोकल अथॉरिटीज अलग है और अपना अदर अथॉरिटीज नाम की चीज अलग है। मैंने आपको बता दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा, लोकल अथॉरिटीज हमारा पंचायत आ सकते हैं, हमारे म्यूनिसिपैलिटीज के कॉर्पोरेशन आ सकते हैं जो कंट्रोल्ड और फंडेड बाय द गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, और यहां पे और मैंने आपको क्या कहा था, मेन इशू आता है अदर अथॉरिटीज के कंसेप्ट को जानने के लिए। ये अदर अथॉरिटीज नाम की चीज हमारे को पूरे बेरक के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे भी डिफाइन नहीं करी हुई है। अब इस बात को जानने के लिए मुझे किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है? जुडिशियल प्रेसिडेंट के ऊपर मेरे को अपने आप को डिपेंड करना पड़ता है। कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा जुडिशियल प्रेसिडेंट होता क्या है। जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि जो ऑनरेबल हमारे सुप्रीम कोर्ट साहब होते हैं, इनके द्वारा अगर इनके पास में अगर कोई इश्यू जाता है जो हमारे को कोई कानून के अंदर बताया हुआ नहीं है, हमारे को किसी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अंदर कुछ बताया हुआ नहीं है, तो हम जो है अपनी रिक्वेस्ट लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट साहब प्लीज आप बताइए अब कि इस चीज को हम कानून माने या नहीं माने, आप हमारे को क्लैरिटी दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट साहब अपना दिमाग लगा के एक अपना जजमेंट डिलीवर करते हैं जो कहीं भी कानून के अंदर मेंशन नहीं है, जो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना जजमेंट डिलीवर करा गया है, हम उसको जजमेंट तो मानते हैं, साथ में हम उसको कानून भी मान लेते हैं। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अगर हम कानून मान रहे हैं तो उसको बोलते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया अदर अथॉरिटीज नाम का शब्द के जो मतलब है वो हमारे को पूरे के पूरे कानून कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं करा हुआ है। तो हमारे को किसके ऊपर अपने आप को भरोसा रखना पड़ेगा? जुडिशियल प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को हमें रेफर करना पड़ेगा कि किस चीज को हम स्टेट मानेंगे, किस चीज को स्टेट नहीं मानेंगे। और ये जो सारी डेफिनेशन है आर्टिकल नंबर 12 की, इससे हमें क्या पता लगा? ये क्या है? इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि जो यहाँ पे बातें लिखी हुई है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी हम किसी और चीज को भी स्टेट मानना अगर मानना चाहते हैं तो क्या मान सकते हैं? द आंसर इज यस, क्योंकि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि इसमें और बातें भी इंक्लूड करी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे कि अदर अथॉरिटीज का। और ये मैंने आपको कल की क्लास के अंदर एग्जांपल भी दिया था टाटा का, कि एयर इंडिया जो है वो पहले टाटा ग्रुप्स के द्वारा, प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा एक्वायर करी जाती थी, फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया को टाटा ग्रुप से खरीद लिया था, एक्वायर कर लिया था। तो जो पहले ये प्राइवेट एंटिटी थी, बाद में अपनी क्या हो गई? गवर्नमेंट एंटिटी हो गई। सिंपल सी बात है। फिर वहां पे जो एम्प्लॉइज थे जो प्राइवेट एंटिटीज के तौर पे पहले काम करते थे, फिर उसको हम क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट एंटिटीज के अंदर आने के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो जाएंगे। अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो जाएंगे तो जो एयर इंडिया है क्या वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी?
बिल्कुल आएगी। अदर अथॉरिटीज की डेफिनेशन में हम स्टेट की डेफिनेशन में इसको डालेंगे, पहली बात। अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आपको आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अभी तो आपने बोला जुडिशियल प्रेसिडेंट पे भरोसा करेंगे, तो ऐसा क्या है जुडिशियल प्रेसिडेंट है बताऊंगा अभी, इतना टेंशन मत लो, ठीक है। तो समझ में आ गया। इससे हमें क्या पता लगा कि भाई अगर कोई भी कंपनी सरकार खरीद लेती है, सरकार का मेन अपना पोर्शन मोनोपोली अगर सरकार अपनी बना लेती है, या सरकार उस एंटिटी के ऊपर अपना कंट्रोल बना लेती है, अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल बना लेती है, फंक्शनिंग के ऊपर कंट्रोल बना लेती है, तो सारा का सारा जो ओनरशिप है अगर वो गवर्नमेंट के पास आ जाती है, तो क्या ये बोला जा सकता है कि सरकार उस कंपनी की मालिक हो चुकी है? अब अगर सरकार उस कंपनी की मालिक हो गई है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो प्राइवेट कंपनी है अब वो एजेंट बन चुकी है, अब वो इंस्ट्रूमेंट बन चुकी है, किसकी? सरकार की। तो वो स्टेट के डेफिनेशन में मानी जाएगी एज पर आर्टिकल नंबर 12। द आंसर इज यस, वो स्टेट की डेफिनेशन में बिल्कुल मानी जाएगी। अब अगर हम उसे स्टेट की डेफिनेशन में मान रहे हैं, तो क्या वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट में आएगा? बिल्कुल आएगा। अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट में बोल रहे हो तो आर्टिकल नंबर 12 में आएगा? बिल्कुल आएगा। अब अगर आर्टिकल नंबर 12 में बोल रहे हो, तो जो हमारे पार्ट नंबर 3 के अंदर जहां भी स्टेट वर्ड यूज करा हुआ है, तो क्या वहां पे वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स का सब्जेक्ट मैटर बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सभी लोगों को ये चीज सिंपल तरीके से समझ में आ गई है। ये उन लोगों को समझ में कम आ रही होगी जिन लोगों ने अपना कल की क्लास अटेंड नहीं करी है, ठीक है। तो कल की क्लास अटेंड कर लेना, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको चीजें समझ में और गहराई में आ जाएंगी, ठीक है। और एक बार चैट बॉक्स के अंदर सभी लोग अपना अपना पॉइंट बताते रहिएगा कि क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है, ठीक है जी। चलिए मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे इसको किसी को डाउट तो नहीं, ये मैंने आपको बता ही दिया था कल की क्लास में। 1960 में ट्रेंड बना था कि यहाँ पे गवर्नमेंट का मन कर रहा था कि यार जितनी भी प्राइवेट एंटिटीज है ना या बैंक्स है जो घाटे में जा रहे हैं, उसको हम खुद टेक ओवर कर लेते हैं, अपने पास खरीद लेते हैं, अपने पास लेके आ जाते हैं, तो फिर नेशनलाइज कर देते हैं। नेशनलाइजेशन मतलब प्राइवेट को सरकारी बना देना, ठीक है। चलो फिर मैंने आपको क्या बताया था, ये अपने 1960s का अपना ट्रेंड आया था। फिर अपना ट्रेंड आया था 1990s के अंदर। 1990s के अंदर ट्रेंड आया था कि जो सरकार थी हमारी शॉर्ट ऑफ फंड्स चली गई थी, और फॉरेस्ट रिजर्व तो भैया बिल्कुल खाली हो गए थे हम। फिर सरकार गई थी ये IMF अपना से मदद मांगने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के पास। तो उन्होंने अपनी एक अपना क्या बोला था, उन्होंने क्या रखा था, कंडीशन रखी थी कि आप अपने देश में LPG लागू करिए पॉलिसी को, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अपना चालू करिए। ये मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी आपको एक्सप्लेन करा था कि पहले जब हमारा देश आजाद नहीं, मतलब आजाद नहीं हुआ था, गुलामी में था, वो गुलामी में क्यों आया था? क्योंकि बाहर के लोग जो है ना हमारे देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को, बैंक्स को, गवर्नमेंट एंटिटीज को, जो भी थी मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा स्टेक खरीद लिया था, इस वजह से हम गुलाम हो गए थे। फिर जब हमारा देश आजाद हुआ, हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं कि भाई हमें बाहर के व्यक्ति को कुछ देना ही नहीं है, कि बाहर का व्यक्ति आके फिर हमारे को गुलाम बना लेगा, फिर क्या करेंगे हम तो डर गए भाई। हमने अभी बाहर के लिए, बाहर की दुनिया के लिए मार्केट खोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? फिर क्या हुआ था, फिर जब सरकार जो है हमारी 1990s में शॉर्ट ऑफ फंड्स चल रही थी, तो IMF के पास जब हो गई थी, उन्होंने जब अपना लिमिट लगाई कि आप ओपन मार्केट ग्लोबली खोलिए, बाहर के लोगों को भी आप इन्वेस्ट करने का मौका दीजिए। फिर सरकार ने इस बात को एग्री करा था, फिर बाहर के लोग भी अपना हमारे देश के एंटिटीज में अपना इन्वेस्ट करने शुरू हो गए थे, और सरकार को अपना फंड मिल गया था। तो हमने इन शॉर्ट LPG को आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1990s के दौरान हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था, और हमने इसको अप्रूव कर लिया था। इतनी बात सुबह समझ में आ गई, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। फिर धीरे धीरे सरकार ने क्या करा, डी इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। जैसे कि जो कंपनी सरकार की प्रॉफिट नहीं बना के दे रही है, लॉस में जा रही है और सरकार के लिए एक बोझ बन गई है, तो उनको क्या करना, डी इन्वेस्ट करने लगी। प्राइवेट कंपनीज आप खरीद लो, इसे आप खरीद लो, ठीक है, हमारे को ये प्रॉफिट बना के नहीं दे रही है, हमारे को ये घाटा दे रही है। तो वैसे केस में जो सरकार की कंपनी बाद में डी इन्वेस्टिंग करके किसी प्राइवेट कंपनीज को दी जा रही है, तो ये बोला जा सकता है कि अब वो जो कंपनीज बाद में प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा खरीदी गई होंगी, वो उसको हम क्या बोलेंगे, अब वो आर्टिकल नंबर 12 यानी स्टेट की डेफिनेशन से बाहर हो चुकी है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट से बाहर हो चुकी है। ये आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया था? ठीक है। अब आज की क्लास के अंदर थोड़ा सा ध्यान लगाना, एक केस आया था सोम प्रकाश रेखी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आज की क्लास के अंदर, ठीक है। हमने जो पुराना पढ़ा था वो मैंने क्रक्स के दौर में 5 या 7 मिनट के अंदर अंदर आपको एक ओवरव्यू के बेसिस पे समझा दिया है लास्ट क्लास में के अंदर जो हमने पढ़ा था। आज की क्लास में सोम प्रकाश रेखी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 सुप्रीम कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और इससे पहले एक और जजमेंट है हमारा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, जो ये वाला है RD शेट्टी। RD शेट्टी, शेट्टी होते हैं ना, शेट्टी लोगों से डर के रहना चाहिए, ठीक है। RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1979 सुप्रीम कोर्ट। और ये जो जजमेंट था, इस जजमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, टेस्ट टू आइडेंटिफाई स्टेट एंटिटी। कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ना इस जजमेंट में क्लियर रूप से कुछ पॉइंट्स बताए थे
कि हम इस कंपनी को स्टेट मानेंगे या नहीं मानेंगे, या हम किस कंपनी को स्टेट मानेंगे या नहीं मानेंगे, स्टेट के डेफिनेशन में डालेंगे या नहीं डालेंगे, कौन सी कंपनीज को हम स्टेट मानेंगे नहीं मानेंगे, ये बात हमारे को कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए टेस्ट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और वो क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये टेस्ट को बताया गया था। सभी लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई है? ठीक है। फिर आप लोग सोच रहे होंगे सर इस जजमेंट का क्या काम है, इस जजमेंट का क्या काम है? ये जजमेंट भी है इंपॉर्टेंट, मैं बता देता हूं। इस जजमेंट के अंदर एक इशू आया था जिसकी वजह से हमने ये जजमेंट को रेफर करा था। ठीक है, तो पहले मुद्दे की बात, स्टेप बाय स्टेप, कंफ्यूजन नहीं रखनी है दिमाग में। जैसे कंफ्यूजन रखोगे, एक कदम आगे भागोगे, कंफ्यूजन पैदा होने लग जाएगी। अपना दिमाग रिलैक्स होकर आपको एक एक चीज को समझना है। इस केस में क्या हुआ था, एक बंदा था, ठीक है, उसका नाम था सोम प्रकाश। वो सरकारी कंपनी के अंदर अपना एम्प्लॉय था, सरकारी कंपनी के तौर पे वो एम्प्लॉय था और अपना जॉब करता था। तो इसको हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो, सरकारी कंपनी है तो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी, स्टेट की डेफिनेशन में आएगी तो आर्टिकल नंबर 12 में आएगी। उसके अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो क्या होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज माने जाएंगे। अब इसने मेहनत करी भाई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, अभी ये क्या हो गया, रिटायर हो गया। ठीक है भाई, एक टाइम आने पे रिटायर तो होगा ही। ठीक है, तो अब ये बंदा अपना जो है रिटायर हो गया था। अब जैसे ये रिटायर हो गया तो उसके बाद जो ये कंपनी में काम करता था, उस कंपनी का नाम बता देता हूं, गवर्नमेंट कंपनी थी, उसका नाम था बुरमा शेल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, बुरमा शेल गवर्नमेंट कंपनी के अंदर अपना काम करता था, बुरमा शेल लिमिटेड, ये सरकारी कंपनी थी, तो इसके अंदर वो काम करता था। तो जब वो काम करता था फिर वो रिटायर हो गया। रिटायर हो जाने के बाद कुछ टाइम के बाद इस कंपनी को किसने टेक ओवर कर लिया था, इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया था भारत पेट्रोलियम ने। इस कंपनी को भारत पेट्रोलियम ने टेक ओवर कर लिया था। अब जैसे भारत पेट्रोलियम ने अपना टेक ओवर कर लिया, तो भारत पेट्रोलियम ने जो इसके रिटायरमेंट के बेनिफिट्स का जो पेंशन का अमाउंट था ना, जो पेंशन का अमाउंट था वो डिडक्ट कर लिया। भारत पेट्रोलियम ने जो इसके रिटायरमेंट का जो पेंशन का अमाउंट सरकार के द्वारा दिया जा रहा था, उसको क्या कर लिया, भारत पेट्रोलियम ने डिडक्ट कर लिया। समझ में आ गई मेरी बात? अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि जब एक कंपनी खरीद ली जाती है दूसरे कंपनी के द्वारा, तो जो पहली कंपनी जो बिकी है, ये जो बुरमा शेल कंपनी है, इसको किसने खरीद लिया, भारत पेट्रोलियम ने खरीद लिया। अब भाई एक बात बताओ, मैंने तुम्हारी कंपनी खरीदी है, तो मैं तुम्हारी खरीदी हुई कंपनी को अपने हिसाब से चलाऊंगा या तुम्हारे हिसाब से चलाऊंगा? तो मुझे बस इसका जवाब दे दो। अगर मैंने कंपनी जो है तुम्हारी वाली खरीद ली है, अब जो आपकी कंपनी जो मैंने खरीद लिया वो मेरी कंपनी हो गई, मैं मालिक हो गया उसका, तो वो अपने हिसाब से चलाऊंगा या तुम्हारे हिसाब से चलाऊंगा? कि तुम जैसे तौर तरीके चलाते आ रहे हो, तुम्हारे हिसाब से चलाऊंगा या अपने हिसाब से? भाई मैंने पैसा खर्च करा है, मैंने खरीदी है तुम्हारी कंपनी, तो मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा ना, कि किसको कितने पैसे देने हैं, किसको नहीं देने, किसको रिटायरमेंट बेनिफिट किसके डिडक्ट करने हैं, किसके नहीं डिडक्ट करने। कॉमन सेंस से बताओ, सीधी सी बात, भाई अपने हिसाब से चलाऊंगा। ऐसी भारत पेट्रोलियम में करा, भारत पेट्रोलियम ने भी अपने हिसाब से अपना खरीदी हुई कंपनी को चलाया, जिसके पैसे काटने उसके काटे, जिसके बढ़ाने बढ़ाए, जिसको जितना देना उसको दिया। ऐसे ही ये सोम प्रकाश थे, रेखी, इनके पैसे जो रिटायरमेंट के बन रहे थे ना भाई, अपना सरकार के द्वारा जो दिए जा रहे थे, वो भारत पेट्रोलियम ने डिडक्ट कर दिए। अब इस केस में अपना सोम प्रकाश को गुस्सा आया, यार मेरे पैसे इतने मेहनत से मैंने कमाए हैं, ठीक है, तो ये तो बहुत गलत बात करी है मेरे साथ में। तो वैसे केस में ये गए अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में, इन्होंने अपना ग्राउंड क्या बताया कि जज साहब, मेरा राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन करा है एज अ फंडामेंटल राइट के तौर पे। तो जज साहब, भारत पेट्रोलियम को आप बोलिए कि मेरे पैसे सारे दे और जो मेरा प्रॉपर्टी का जो भी कंपनसेशन या जो भी मेरा हिस्सा बनता है वो मेरे को दिया जाए, और मेरा राइट टू प्रॉपर्टी का यहाँ पे क्लियर रूप से वायलेशन करा गया है भारत पेट्रोलियम के द्वारा। सीधी सी बात है। अब एक बात और समझ लीजिएगा कि जब कंपनी जो है खरीदी जाती है, तो कंपनी तो खरीदी जाती है, साथ में जो यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं ना, वो भी दूसरी कंपनी के साथ में मर्ज हो जाते हैं। समझना मेरी बात? अब वो एम्प्लॉइज बुरमा शेल कंपनी के नहीं रहेंगे, अब वो एम्प्लॉइज भारत पेट्रोलियम के माने जाएंगे। सिंपल सी बात है, ये मैं आपको पहले से भी समझाता आ रहा हूं ये चीज को। ठीक है, फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या इशू आएगा, आप खुद बताओ, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या इशू आएगा? आपको पता है ना, एग्जाम्स में जजमेंट राइटिंग आती है, इश्यूज फ्रेम करने होते हैं उसमें, तो यही चीज होती है कि आपने सबकी कहानी सुन ली, आपने सोम प्रकाश रेखी की तरफा सुन लिया, आपने बुरमा शेल कंपनी भारत पेट्रोलियम की कहानी सुन ली। अब आपके दिमाग में अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप जज होने के नाते क्या इशू फ्रेम करोगे। मेन टास्क वहां पे होता है जजमेंट राइटिंग में, इशू फ्रेम सही से करना। अगर जो बच्चा इशू फ्रेम करना सीख गया, उसको कोई परेशानी नहीं आएगी जजमेंट राइटिंग में। बताओ जरा, क्या मैं बोल सकता हूं कि इशू ये फ्रेम होगा, वेदर भारत पेट्रोलियम
विल बी गवर्न्ड अंडर आर्टिकल नंबर 12 एज स्टेट और नॉट? यही क्वेश्चन आएगा, यही इशू फ्रेम होगा। बताओ जरा कि वेदर भारत पेट्रोलियम विल बी ट्रीटेड एज स्टेट एज पर आर्टिकल नंबर 12 और नॉट। सिंपल सी बात है, यही इशू फ्रेम होगा। बताओ कितने लोग मेरी बात से एग्री करेंगे? ठीक है, अब यहां पे जब सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू फ्रेम हुआ कि वेदर भारत पेट्रोलियम विल बी कैटेगराइज एज स्टेट एज पर आर्टिकल नंबर 12 और नॉट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रुको 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 यार, ये जो इशू है इसके बारे में टेस्ट करना कि कोई कंपनी हमारी स्टेट है या नहीं है, कोई कंपनी हमारे आर्टिकल नंबर 12 में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, भाई साहब इसके लिए तो हमने ऑलरेडी जजमेंट पास करा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1979 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रेफर करा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि भारत पेट्रोलियम को हम, मतलब भारत पेट्रोलियम का नाम कुछ एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन पॉइंट ये आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को रेफर किस लिए करा कि इस एंटिटी को हम स्टेट की डेफिनेशन में डालेंगे या नहीं डालेंगे, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। क्योंकि इसी जजमेंट के अंदर क्लियर रूप से बोला गया था कि कोई भी एंटिटी को अगर हमें पहचानना है कि ये स्टेट के डेफिनेशन में आएगी नहीं आएगी, ये जजमेंट आप लोग रेफर करिएगा। समझ में आ गई? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई एनी एंटिटी एज स्टेट और नॉट, जस्ट रेफर दिस जजमेंट, आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1979 सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट। बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी होगी कि सर बताओ तो सही कैसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, चलो लिख लो, 4-5 पॉइंट बता रहा हूं, लिख लो, क्योंकि यहाँ पे फिर लिखने में टाइम वेस्ट होता है ना, कि मैं भी लिखता रहूंगा और आप भी लिखते रहोगे। इससे बेहतर है मैं डिक्टेट कर देता हूं और आप लोग लिख लेना, ठीक है। और मैं ऐसे पॉइंट वाइज टिक कर दूंगा, जिसकी स्पेलिंग मुश्किल होगी लिखना मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? चलो पहला पॉइंट लिखो, वेदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वेदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ कंपनी, whether financial resources of company, whether financial resources of company are delivered by the government, are delivered by the government, are delivered by the government, are delivered by the government or not, or not। फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे ना बक्सा डब्बा बना लेना, बॉक्स बना लेना, कि जब आप रिवाइज कर रहे होंगे ना तो आपकी नजर एकदम फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे जाएगी। अच्छा, मेरे को ये पहचानना है कि एंटिटी हमारी स्टेट के डेफिनेशन में आएगी या नहीं आएगी, तो इसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज से पता लगेगा। सरकार फंड कर रही है नहीं कर रही, सरकार पैसा लगा रही है नहीं लगा रही, सरकार सारे के सारे अफेयर्स को डील करने के लिए पैसा दे रही है नहीं दे रही, उस कंपनी को चलाने के लिए। अगर दे रही है माना जाएगा कि हाँ स्टेट के डेफिनेशन में है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, ये हमने फर्स्ट पॉइंट अपना लिख लिया है। सेकंड पॉइंट लिखो सभी लोग। सेकंड पॉइंट क्या होगा? डीप एंड परसेसिव, डीप एंड परवेसिव, परवेसिव, परवेसिव। ये स्पेलिंग मैंने लिख दी है बोर्ड पे, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, इस पर अंडरलाइन कर लेना पूरे पे, डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल पे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। कंटिन्यू में लिखो, वेदर अफेयर्स कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, वेदर अफेयर्स कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, वेदर अफेयर्स कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, वेदर अफेयर्स कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट भी हो गया। इसका मतलब वही है कि डीप एंड परसेसिव मतलब एक तरह से मोनोपोली मान लीजिए अब, कि कितना ज्यादा कंट्रोल सरकार का यहाँ पे कंपनी के ऊपर दिया गया है, वही मोनोपोली। 51% से ज्यादा है तो सरकार का कंट्रोल माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। डीप एंड परवेसिव कंट्रोल स्टेट का कितना है, अफेयर्स में कितना है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर्स, उसके अंदर सरकार का पार्ट है ना या नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट लिखिए, फंक्शनल कैरेक्टर, फंक्शनल कैरेक्टर, फंक्शनल कैरेक्टर, फंक्शनल कैरेक्टर पे अंडरलाइन कर लेना केवल, फंक्शनल कैरेक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में करके इसका मतलब भी लिख लो, कहीं जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो बाई चांस आपको कभी कंफ्यूजन आए कि फंक्शनल कैरेक्टर मतलब अरे भाई ये कंपनी का कामकाज क्या है, भाई ये प्रॉफिट मेकिंग कर वाली कंपनी है या लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है, तो फंक्शनल कैरेक्टर क्या है, कामकाज क्या है इस कंपनी का। ठीक है, तो लिख लो, वर्किंग फॉर पब्लिक वेलफेयर, वर्किंग फॉर पब्लिक वेलफेयर, वर्किंग फॉर पब्लिक वेलफेयर, और प्रॉफिट मेकिंग काइंड ऑफ वर्क, और प्रॉफिट मेकिंग काइंड ऑफ वर्क, और प्रॉफिट मेकिंग काइंड ऑफ वर्क, और प्रॉफिट मेकिंग काइंड ऑफ वर्क। समझ में आ गई मेरी बात या नहीं?
ठीक है, एक और पॉइंट लिखो फिर इसी बात पे, ये भी हमने लिख लिया। चौथा पॉइंट, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड टू कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंट ऑफ वर्क ट्रांसफर्ड टू कॉर्पोरेशन, कि अगर कोई सरकारी हमारा डिपार्टमेंट उस कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर कर दिया गया है तो पूरी हमारी सरकारी कंपनी हो जाएगी। समझ गए बात? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड टू दी कॉर्पोरेशन, ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, चलो एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, मोनोपोली स्टेटस। मोनोपोली स्टेटस, मोनोपोली, MONOPOLY, मोनोपोली स्टेटस। मोनोपोली स्टेटस, कि सरकार का कितनी मोनोपोली है। जैसे रेलवे है, क्या रेलवे अभी प्राइवेट के पास है? मतलब कोई, मैं अगर चाहूं, मेरे पे पैसा है, क्या मैं अपने गली के बाहर से ट्रेन निकाल सकता हूं पटरी लगा के? नहीं निकाल सकता भाई, नहीं निकाल सकता। इसकी मोनोपोली किसके पास है? सरकार के पास है। तो क्लियर, उससे रेलवे क्या है? सरकारी है। रेलवे स्टेट के डेफिनेशन में आएगी, आएगी आर्टिकल 12 में आएगी, आएगी उनके एम्प्लॉइज के खिलाफ के तौर पे सब्जेक्ट मैटर ऑफ द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आएगा, बिल्कुल आएगा। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ गई मेरी बात? चलो ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो जाती है। अब समझ में आ गया कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्यों रेफर करा गया था, इस क्वेश्चन को क्लियर आउट करने के लिए, कि वेदर दिस एंटिटी विल बी कैटेगराइज्ड या विल बी टर्म्ड इन दी डेफिनेशन ऑफ द स्टेट और नॉट। तो ये टेस्ट से हमें गुजरना पड़ेगा, ये टेस्ट से हमें गुजरना पड़ेगा। पहला टेस्ट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखो। दूसरा, डीप एंड परसेसिव कंट्रोल कितना है स्टेट के ऊपर, ये देखो। तीसरा, अपना फंक्शनल कैरेक्टर कैसा है, या फिर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ट्रांसफर करा है क्या कॉर्पोरेशन को, या फिर अपना मोनोपोली स्टेटस कितना है उस पर्टिकुलर सरकार का उस एंटिटी के ऊपर। तो उससे हम पहचान सकते हैं, उससे हम पहचान सकते हैं कि सरकार का ये जो एंटिटी है ये स्टेट के डेफिनेशन में आएगी या नहीं आएगी। दैट्स इट। क्लियर है मेरी बात या नहीं? चलिए फिर इसी बात पे हम एक और जजमेंट पढ़ेंगे यार, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है। अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, 1981 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, 1981 सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। ये लैंडमार्क जजमेंट है हमारा अदर अथॉरिटीज के तौर पे। आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्टिकल में 12 के अंदर अदर अथॉरिटीज नाम का एक टॉपिक हमारे को दिया हुआ है, उसको एक्सप्लेन, उसको डिफाइन करने के लिए या उसको समझाने के लिए, ठीक है, उस चीज को समझाने के लिए आपको जजमेंट बताइए, तो आप सीधा आंखें बंद करके जजमेंट कौन सा रेफर करोगे? अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। इसमें क्या हुआ था, इसमें भी ऐसे ना मुद्दे की बात वही थी, स्टेट की बात है, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था कि एक अपना कॉलेज था, ये बहुत ध्यान से समझना प्लीज, ठीक है, थोड़ी सी गौर से समझना। आधे से ज्यादा दुनिया को ना ये जजमेंट समझ में नहीं आता, वो आधी अधूरी चीज आपको बता के छोड़ देंगे। यूट्यूब पे भी देख लेना, कहीं पे भी देख लेना, पता नहीं मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ये बहुत टेक्निकल है, इसमें एक टर्म टेक्निकल है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। सारी चीजें जो भी कर रहे हो साइड रख के। एक ये कॉलेज था, ठीक है, अब पता नहीं भाई ये गवर्नमेंट कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज है, पता नहीं, ठीक है। मैं अगर एक आपको समझाने के पर्पज से बोलूं, इस कॉलेज के अंदर एक बच्चा पढ़ता था, इस कॉलेज के अंदर एक बच्चा पढ़ता था। अब बच्चे को यहां पे बच्चे के साथ कॉलेज वाले ने गलत करा, मान लेते उसको एडमिशन नहीं दिया होगा, ठीक है, एडमिशन नहीं दिया होगा रिजर्वेशन के तौर पे, ठीक है, रिजर्वेशन के तौर पे। और ये कॉलेज कहां पे था? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर था। ये कॉलेज कहां पे था लोकेटेड? जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड था। और इस कॉलेज ने क्या करा था, रिजर्वेशन के जो रूल्स होते हैं, रिजर्वेशन के जो रूल्स होते हैं उसका कंप्लाइंस नहीं करा था, रिजर्वेशन के जो रूल्स होते हैं उसका कंप्लाइंस नहीं करा था। तो इस वजह से इस बच्चे को कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाया। अब गलती किसकी है यहाँ पे? वही तो ढूंढनी हमें, गलती किसकी है या नहीं है। तो इस बच्चे ने क्या कहा, हो मेरे साथ तो क्या हुआ है, मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है भाई, ये तो गलत हो गया, मेरा वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हुआ है, ठीक है। अरे भैया क्या हो गया, मेरा वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हुआ है, चलो जी कोई बात नहीं। अब मुद्दे की बात ये आती है, वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स तो तब होगा ना जब ये कॉलेज अपना स्टेट की कैटेगरी में आएगा। मैं इतनी जैसे आपको क्या समझाता आ रहा हूं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है वो तभी होगा जब ये स्टेट होगा। क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको, सारे के सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं किसके होते हैं? अगेंस्ट दी स्टेट होते हैं, एक्सेप्ट तो 3 आर्टिकल्स मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, जिसको हम स्टेट के साथ साथ इंडिविजुअल के खिलाफ भी एनफोर्स कर सकते हैं। दैट इज डिफरेंट थिंग। वो मैंने आपको आपके इंट्रोडक्शन के पर्पस से आपको ये चीज समझाई थी। बट मुद्दे की बात, जब ये कॉलेज अपना स्टेट होगा, आर्टिकल 12 के डेफिनेशन में आएगा, तभी तो वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट होगा, हाँ या ना। मैंने प्राइवेट कॉलेज होगा तो उसका मन करेगा भाई जिसको एडमिशन देना दे, नहीं देना मत दे, या जिससे डोनेशन जितना लेना है ले, बात खत्म, सीधी सी बात है, बताओ, सिंपल सी बात यही है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये बच्चा गया कि जैसा आप देखो मेरा जो है फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है और कॉलेज वालों ने जो है ना रिजर्वेशन के अपने रूल्स का कंप्लायंस नहीं करा और मेरे को बाहर निकाल दिया।
तो साहब ये तो गलत बात है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन सा इश्यू आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा? सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया, वेदर सच कॉलेज will be treated as state or not, ठीक है। बट आप सोचोगे सर इसके अंदर जो आपने हमारे को आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल अथॉरिटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का जजमेंट हमें पढ़ाया है 1979 सुप्रीम कोर्ट का, उसको रेफर करके हम अपना कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है ये रेफर करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जजमेंट हमारे को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि स्टेट खुद, ये कॉलेज ने खुद कहा कि सुप्रीम कोर्ट साहब पहली बात, हमारा कॉलेज ना तो गवर्नमेंट कॉलेज है, ना ही ये कोई भी सरकार के द्वारा फंड करा गया है, किसी भी सरकार ने हमारे कॉलेज को फंड नहीं करा है, तो सरकार हमारा आर्टिकल में 12 के डेफिनेशन में हमारा कॉलेज नहीं आएगा, और इस बच्चे की बात है तो ये इसका वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट होगा ही नहीं। समझ में आ गई मेरी बात? इसी वजह से जब ये कॉलेज अपने हाथ खड़े कर रहा है कि भाई हमारे को कोई सरकार पैसा नहीं देती, कोई फंड नहीं देती, ये नहीं है वो नहीं है, तो क्या यहाँ पे हमारे को आर डी शेट्टी का जजमेंट रेफर करने की जरूरत है या नहीं है? बताओ, नहीं है। अब आप लोगों ने कंपनी वेल के नाम, कंपनी कॉर्पोरेट वेल के बारे में सुना है? कोई मुझे बता सकता है कि कॉर्पोरेट वेल के बारे में किस किसने सुना है? मेरे को एक बार बता दो यार, मैं लिख देता हूं। कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट वेल, इसके बारे में किसी ने सुना है क्या होता है? अच्छा, प्रियंका कह रही है मुझे नहीं पता, और बाकी लोग बताओ, सभी लोग इंटेलिजेंट है क्या यहाँ पे? सभी लोगों को पता है क्या प्रियंका के अलावा? सब लोग चैट बॉक्स में बताओ, आता है तो बताओ, नहीं आता है तो बताओ मेरे को कि सर हमें नहीं पता। उससे क्या ना एक्नॉलेजमेंट हो जाता है, बिकॉज ऑफलाइन क्लास तो चल नहीं रही, ऑनलाइन चल रही है, तो जितना ज्यादा आप बोलोगे और जितना ज्यादा मैं बोलूंगा, हमारा कम्युनिकेशन गैप जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के तौर पे कह रहे हैं कि सर हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो अभी पता लग जाएगा आपको 5 मिनट के अंदर अंदर। कॉर्पोरेट वेल का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी कह रही है कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नाम है एक्स एक्स एक्स, या हमारे अफेयर्स जो हैं, हमारे जो कामकाज है, हमारा जो कंपनी का काम है वो कोरियर का काम है वगैरह वगैरह, तो अगर कंपनी ने खुद बोल दिया तो कोर्ट को इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ये नहीं बोलेगा अच्छा अच्छा अपनी बुक्स दिखाओ, अच्छा अच्छा अपने कंपनी का सर्टिफिकेट दिखाओ, अच्छा अच्छा तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यहाँ पे प्रेजेंट करो, हम उनसे बातचीत करके पूछेंगे, अच्छा अच्छा जो तुमने अफेयर्स के बारे में बात करी अपनी बैलेंस शीट दिखाओ, अच्छा अपना फाइनेंशियल स्टेटस दिखाओ। ये सब चीजें कोर्ट अगर कर रहा है, कहीं आपको नजर, कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा कि कोर्ट अपना बायस हो रहा है, कोर्ट मजबूर कर रहा है कि कंपनी को गलत साबित करने के लिए। बट हमारे जुडिशियल सिस्टम में, हमारे क्रिमिनल सिस्टम में, हमारा क्रिमिनल एडवर्सेरियल सिस्टम फॉलो होता है, जहां पे जज को क्या बोले जाता है? स्पेक्टेटर, कि जिसका पलड़ा भारी होगा बस उसमें अपना फैसला सुनाना है। ठीक है, अगर जहां पे जज साहब अपना बायस हो रहे हैं एक जगह पे, तो जिस जगह पे ज्यादा थोड़ा वेटेज दे रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि बायस है, हाँ है ना? तो इसीलिए इसको बोला जाता है कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल का मतलब यह होता है यू कांट लुक बियॉन्ड। इसका 3 शब्दों का मतलब है यू कांट लुक बियॉन्ड, कि जब एक बारी कंपनी ने बोल दिया या कॉलेज ने बोल दिया कि हमारा कंपनी के द्वारा, ये गवर्नमेंट के द्वारा कॉलेज हमारा रन नहीं करा जाता है, कोई फंड नहीं करता है, बात खत्म। यहां पे हम अलग जजमेंट रेफर करके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये वो, आर डी शेट्टी का जजमेंट रेफर करना, टेस्ट आइडेंटिफाई करना, ये सब नहीं करेंगे। समझ में आया? इसका क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कॉर्पोरेट वेल, तो कॉलेज ने क्या बोला था कि जैसा हमारे पर कॉर्पोरेट वेल नाम का कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है, जब हम आपको बोल रहे हैं तो आप हमारे फाइनेंशियल स्टेटस या हमारे कंपनी के अफेयर्स को क्यों आप इतना ज्यादा डीप मतलब नहीं घुस सकते हो, ड्यू टू दी कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ यार, कॉर्पोरेट वेल का तो कंसेप्ट एक होता है। अब कॉर्पोरेट वेल का जो कंसेप्ट है जिसमें यू कांट लुक बियॉन्ड, जो हमारे को बताता है वो सही बात है। ठीक है, यू कांट चेक और लुक बियॉन्ड, ठीक है, कि बियॉन्ड मतलब जो बात बोल दी बस खत्म, कंपनी मेरी है, जो मैं बोल रहा हूं बात खत्म करो ना, अब तुम मेरे जबरदस्ती घुस रहे हो मेरे काम में तो गलत बात होगी। ठीक है, ऐसा कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट होता है। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? ठीक है, अब सबको पता लग गया कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट वेल? यू कांट लुक बियॉन्ड, यू कांट लुक बियॉन्ड। ठीक है, चलो, ये चेक नहीं कर सकते कौन रियल मेंबर्स हैं, किसके द्वारा रियली फंड करा जा रहा है कंपनीज को वगैरह वगैरह। यार ऐसे तो फिर मेरी जो अपना कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसकी क्या वैल्यू रह गई? क्या वैल्यू रह गई? कुछ भी नहीं रह गई है। अगर आप मेरे अफेयर्स के बारे में, कंपनी के बारे में, मेंबर्स के बारे में ऐसे छानबीन करोगे तो मेरी जो रियल, क्योंकि आपको पता होगा एक कंपनी होती है, कंपनी मतलब कॉलेज बोल लो, कंपनी बोल लो, सब कुछ एक ही तो बात है। ठीक है, कंपनी की एक अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है,
और जो इसके अंदर मेंबर्स होते हैं वो अपने अलग सेपरेट होते हैं। यानी कि बोला जा सकता है कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और मेंबर्स की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और मेंबर्स जो है वो पर्सनली लायबल नहीं होते हैं। मेंबर्स जो है वो पर्सनली लायबल नहीं होते हैं कि अगर मान लेते हैं कंपनी का 1,00,000 करोड़ रुपए का मतलब 1,000 रुपए का नुकसान हो गया, अगर तो अगर कंपनी के अकाउंट में 800 रुपए हैं पार्टनर्स वगैरह के शेयर को मिला के, तो केवल 800 रुपए का ही वहां पे जो भुगतान करा जाएगा। 200 रुपए का अपना भूल जाओ भाई पैसे। तो जो पार्टनर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो अपना जेब से पैसे 200 रुपए लाके नहीं देंगे, बिकॉज जो मेंबर्स है वो अपना पर्सनली लायबल नहीं होते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? थोड़ा सा हम टेक्निकल तरफ ज्यादा चले गए, बट उसके लिए आप इसलिए गए हैं क्योंकि आपको समझाना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें समझ में नहीं आएंगी ना तो फिर दिमाग कंफ्यूज रहता है। क्लियर है मेरी बात? तो कंपनी की अपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, पार्टनर से अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात तो एग्री करी कि हाँ भाई एक कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है, हम ये बात को एग्री करते हैं, मना ही नहीं कर रहे। बट कॉलेज आप जो कह रहे हो कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट करना आपका अप्लाई होगा आपके ऊपर, बट लेकिन जहां पे बात वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट की आ जाएगी ना, तो हम बियॉन्ड दी कॉर्पोरेट वेल की तरफ जाएंगे, हम बियॉन्ड दी कॉर्पोरेट वेल के कंसेप्ट से जाएंगे। यानी कि कॉर्पोरेट वेल हमारे पे रोक लगाता है, यू कांट लुक बियॉन्ड, बट हम लुक करेंगे। क्यों? क्योंकि वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट हो रहा है। तो इससे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बारे में ये बोला, इस केस के अंदर बोला कि अगर कॉर्पोरेट वेल से ऊपर भी हमें जाना पड़े तो हम जा सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट होना चाहिए भाई, वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट के मुद्दा होना चाहिए, तभी आप कॉर्पोरेट वेल से ऊपर जा सकते हो। अगर वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट नहीं है तो आप सॉरी आप नहीं जा सकते, कॉर्पोरेट वेल का उल्लंघन नहीं कर सकते। सबको लॉजिकली क्लियर हो गई बात? सबको लॉजिकली क्लियर हो गई या नहीं हो गई? लिख लो, एक लाइन लिख लो इसमें, इस जजमेंट में एक लाइन लिख लो, इस जजमेंट में एक लाइन लिख लो। इन दिस केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, ये कहानी अपने हिसाब से ना थोड़ा बना लिया करना। इन दिस केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट when the fundamental rights are violative, 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 court cannot accept, court cannot accept, courts cannot accept, courts cannot accept the excuse of, the excuse of corporate veil, the excuse of corporate veil, veil की स्पेलिंग ये है, वो मछली वाली वेल मत लिख देना, VEIL, corporate veil, full stop. In order to protect the rights of the people, in order to protect the rights of the people, in order to protect the rights of the people, in order to protect the rights of the people, comma, we can look beyond, we can look beyond, we can look beyond, we can look beyond the concept of corporate veil, the concept of corporate veil, the concept of corporate veil to decide. थोड़ा हाथ जल्दी जल्दी चलाओ, मेंस के लिए जल्दी हाथ चलाना बहुत जरूरी है, हाथ जल्दी जल्दी चलाओ थोड़ा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो तुम सोचो कि हम तो फ्लावर वगैरह बना के कलरिंग वगैरह करके करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। एक पेन मैक्सिमम 2 पेन इस्तेमाल करा करो, केवल ब्लैक या ब्लू, वरना हो सके तो एक ही पेन इस्तेमाल करो। मेंस में टाइम नहीं मिलता है चेंज करने का पेन को। कहीं तुम सोचो ब्लैक और ब्लू में मेंस में भी लिख पाऊंगा, नहीं टाइम मिलता, याद रखना पहले मैं बोल रहा हूँ, मेंस में 2 पेन इस्तेमाल करने का टाइम नहीं मिलता है, मोस्ट प्रोबेबली एक ही पेन से हाथ चलाओ, ठीक है? चलो लिखो, क्या बोला मैंने, बना के लेना पड़ता है ना, क्या बोला था? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल, we can look beyond the concept of corporate veil to decide the real authority, to decide the real authority beyond the corporation, full stop, beyond the corporation, full stop, beyond the corporation, full stop. क्लियर है भैया? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बस यही लिखना है बस। सबको क्लियर हो गया बात? कोई दिक्कत? इसलिए समझ में आ गया कि लैंडमार्क जजमेंट क्यों है, लैंडमार्क जजमेंट क्यों है, समझ में आ गया? अदर अथॉरिटीज के लिए ये भी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ठीक है? चलो बाकी जो थियोरिटिकल पार्ट है ना वो नोट्स में आपको अवेलेबल होगा, ठीक है? मेन है अंडरस्टैंडिंग का पर्सपेक्टिव, जो आपको जो जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट लिखवाता हूँ ना वो लिखते रहना, ठीक है? जो जो जैसे अजय हासिया का मैंने आपको बताया, ठीक है? अजय हासिया के केस में मैंने आपको बताया था ना, इट इज ऑल्सो, अरे कहाँ गया भाई,
हाँ, ये अजय ऐसे के अंदर ही मैंने आपको लिखवा दिया था। एक लाइन और लिख लो, एक लाइन और लिख लो, एक लाइन और लिख लो, एक लाइन छोड़ के, ठीक है, इसी केस के अंदर एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन से एक लाइन और लिख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट where the corporation is an instrumental, where the corporation is an instrumental or agency of the government, 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 it must be, it must be held to be an authority, it must be held to be an authority under article number 12। तो इसको ना लाइन को अंडरलाइन कर लेना, इट मस्ट बी हेल्ड टू बी एन अथॉरिटी अंडर आर्टिकल नंबर 12, इसको अंडरलाइन कर लेना, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, फुल स्टॉप। इवन इफ इट इज अ कॉर्पोरेशन और सोसाइटी ओनली, इवन इफ इट इज अ कॉर्पोरेशन और सोसाइटी ओनली, इवन इफ इट इज अ कॉर्पोरेशन और सोसाइटी ओनली। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? क्लियर है? क्लियर है? सब कुछ क्लियर हो गया? मेरी साइड से आर्टिकल नंबर 12 खत्म होता है, मेरी साइड से आर्टिकल नंबर 12 खत्म होता है। तो अब मुझे आप लोग बताओ, अपने अंदर आपके कॉन्फिडेंस कुछ आया कि अगर मुझसे कोई स्टेट के बारे में पूछेगा, पार्ट नंबर 3 के बारे में पूछेगा कि पार्ट नंबर 3 क्या होता है, आप बोलोगे पार्ट नंबर 3 हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया हुआ है, मैग्ना कार्टा को बोला जाता है। 1215 के अंदर मैग्ना कार्टा का जो एक डॉक्यूमेंट है वो रिलीज करा गया था, जिसमें बोला गया था कि किंग्स के जो पावर्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है, और मैग्ना कार्टा के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल्स के बारे में बताया हुआ था। और यही पार्ट हमारा एज अ फंडामेंटल राइट के लिए भी बताया जाता है, इसलिए हम अपने पार्ट 3 एज अ फंडामेंटल राइट के कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे को राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, और राइट टू एक मिनट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, और हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के बाद राइट टू प्रॉपर्टी आता ना यार, मैं भूल गया, एक मिनट, मेरे को फ्लो में याद तो था। हाँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू माइनॉरिटी, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारी 6 कैटेगरीज के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे डिफाइन करे हुए हैं। एक और कैटेगरी होती थी आर्टिकल नंबर 31 में और आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में, जिसको हम राइट टू प्रॉपर्टी के नाम से पहचानते हैं, थे, अभी पहचानते हैं बट पहले थे। क्यों? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 हमारा आया था, जिसकी वजह से हमने 2 आर्टिकल्स को रिमूव कर दिया था, और राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट को हमने रिमूव करके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट बना दिया गया था। तो इसको हमने रिमूव करके 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर रिमूव करके आर्टिकल नंबर 300 ए के अंदर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट बना दिया गया था। इतनी बात मैंने आपको याद करवाई थी। ठीक है, फिर मैंने एक और आपको क्वेश्चन रेज करा था कि क्या हम अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए बशेशुनाथ वर्सेस आईटी कमिश्नर 1959 सुप्रीम कोर्ट का केस मैंने आपको रेफर करा था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जुडिशरी इज अ स्टेट, भाई देखो जुडिशरी इज अ स्टेट, या इसको हम जुडिशरी को स्टेट बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमारा किसके द्वारा ये कंट्रोल करी जा रही है, जुडिशरी वैसे हमारी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, इसको हम ये भी नहीं बोल सकते कि स्टेट की कैटेगरी में आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, इसको इसको हम क्लियर रूप से ये नहीं बोल सकते हैं कि जुडिशरी हमारी जो है स्टेट की कैटेगरी में आएगी नहीं आएगी, हम इसको क्लियरली रूप से नहीं बोल सकते हैं। फिर हमने क्या कहा था कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है इसको हम वेव ऑफ कर सकते हैं, इसको हम वेव ऑफ कर सकते हैं नहीं, इसके बारे में ना अपना जजमेंट है रश्मि, इसका जजमेंट मैं आपको कल की क्लास के अंदर रेफर करूंगा। ठीक है, उस जजमेंट को आप रेफर करोगे, उससे आपको क्लियर शब्दों में, क्लियर उससे समझ में आएगा कि मैंने ये बात क्यों बोली है। ठीक है जी, कि इसको हम स्टेट मानेंगे नहीं मानेंगे। ठीक है, चलो मुद्दे की बात ये आती है कि फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स को क्या हम वेव ऑफ कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को हम वेव ऑफ नहीं कर सकते। बशेशुनाथ वर्सेस आईटी कमिश्नर 1959 सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं कर सकते, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर पुअर, अनएजुकेटेड, अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स, तो उनके राइट्स को एक्सप्लॉइट बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है, और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारी क्लास में जिन्होंने हमारी क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 तीनों क्लासेस हमारी अटेंड करी हैं? कोई बच्चा है हमारी क्लास में ऐसा कि जिसने तीनों क्लासेस रेगुलरली बेसिस पे हमारी अटेंड करी हैं? एक बारी मुझे बता दो अपना।
फिर हम आर्टिकल नंबर 12 की तरफ आए थे, जिसमें हमने कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट और अपना लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज हमारी डेफिनेशन ऑफ द स्टेट की डेफिनेशन में आती है। ठीक है, अब अदर अथॉरिटीज के लिए मैंने क्या कहा था, जुडिशियल प्रेसिडेंट के तौर पे हमें रहना पड़ता है, उसके बारे में मैंने आपको कहानी पढ़ाई थी। फिर आज की क्लास में हमने आपको सोम प्रकाश लेखी का केस पढ़ाया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसके लिए फिर हमने एक जजमेंट को रेफर करा, आर.डी. शेट्टी वर्सेज इंटरनेशनल अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के इसको ऑफ इंडिया 1999 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, कि अगर कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात है, डीप एंड परसिसिव करेक्टर की बात है, फंक्शनल करेक्टर की बात है, गवर्नमेंट ने अपना कोई डिपार्टमेंट ट्रांसफर करा है उसकी बात है, मोनोपोली स्टेटस को जानने के द्वारा अगर सरकार का मोनोपोली स्टेटस है तो हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये एंटिटी क्या है, स्टेट के डेफिनेशन में आ सकती है। फिर मैंने क्या कहा था, अदर अथॉरिटीज के लिए हमारा एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसको हम बोलेंगे अपना अजय हासिया वर्सेज, एक सेकेंड, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। ये हमारा लैंडमार्क जजमेंट है अदर अथॉरिटीज के पॉइंट को हमारे को पहचानने के लिए। इस जजमेंट में हमारे को क्लैरिफाई हुआ कि कॉर्पोरेट वेल का जो कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल तो होता है, लेकिन अगर जहां पे वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स की बात आती है तो उसके बियॉन्ड भी, हम कॉर्पोरेट वेल के बियॉन्ड भी जाके अपने पर्टिकुलर लोगों के जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम बियॉन्ड भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक मैं कंसेप्ट छोटा सा आपको बता के क्लास खत्म करूंगा। ठीक है, एक हमारा कंसेप्ट आता है आर्टिकल नंबर 13 में चालू करूंगा कल से। ठीक है, आर्टिकल नंबर 13 में कल से चालू करूंगा, आर्टिकल नंबर 13 में कल से चालू करूंगा। उससे पहले आर्टिकल नंबर 13 से पहले आपको एक मैगजीन को पता होना चाहिए। किस किस को इस मैगजीन के बारे में पता है एक बार मेरे को चैट बॉक्स के अंदर बताइएगा। यूबी जस आईबीआई रेमेडियम। यूबी जस आईबीआई रेमेडियम। ये मैगजीन को किसी ने अगर मतलब नहीं बता कोई बात नहीं, बट आपने कभी देखा है इस मैगजीन को, कहीं जीवन में सुना है इस बारे में? दीप्ति ने कहा, अपना जवाब दे ही दिया है, खत्म ही कर दिया है वैसे तो। दीप्ति ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसका मतलब होता है जहां पे आपका अधिकार है वहीं पे आपकी रेमेडी होगी, जहां पे आपका अधिकार नहीं है वहां पे आपके पास कोई रेमेडी नहीं होगी। कि जहां पे मेरा हक है अंदर घुसने का, कॉलेज में जाने का और खाना पीना खाने का, अगर कोई मेरे को रोकता है, वो मेरे अधिकार को मेरे पाने से रोकता है, फिर मैं उसको एनफोर्स कराने के लिए मेरी रेमेडी पैदा हो जाती है। अब जहां पे मेरा कहीं जाने का अधिकार ही नहीं है तो वहां पे मैं रेमेडी क्लेम करके करूंगा क्या? वहां पे मेरी रेमेडी भी अवेलेबल नहीं होगी। सीधी सी बात है कि जिस जगह पे मेरा हक है उस फोरम में जाने का, ठीक है, या उस राइट को क्लेम करने का, और अगर कोई मेरे राइट को क्लेम करने में कोई रुकावट बनता है या मेरे को उस फोरम में जाने से रुकावट बनता है, तब मेरी रेमेडी मेरी अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हमारे को यही बताता है। लिख लो एक लाइन, फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। दीप्ति आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, चलो, या बाकी सभी लोग जिसको अपना जवाब देना चाहे तो आप दे सकते हो। वेयर देयर इज अ राइट, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। if there is a if there is no right, if there is no right, then no use of remedy. If there is no right, then no use of remedy. If there is no right, then no use of remedy. If there is a right, there is a remedy, and if there is no right, then there is no use of remedy. इसका मतलब ये समझ में मैं आपको मतलब समझा चुका हूं, और दीप्ति ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जहां पे राइट होता है वहां पे रेमेडी होती है, जहां पे राइट नहीं होता वहां पे रेमेडी को क्लेम करना कोई बेतु की बात रहेगी। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो अपना मैक्सिम है, इस मैक्सिम के रिगार्डिंग अगर मैं आपको चलो हिंट दे देता हूं, सीपीसी के अंदर कोई प्रोविजन है हमारा जो इस बारे में बात करता है? सीपीसी के अंदर कोई प्रोविजन है इसके बारे में? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसके अंदर सीपीसी के अंदर इसके बारे में कोई कंसेप्ट है या नहीं है? मतलब कोई भी सेक्शन हो, क्या मैं बोल सकता हूं सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है?
सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है सीपीसी का, कोई बता सकता है? सिविल कोर्ट के पास अपना जुरिडिक्शन है कोई भी सिविल केस को अपना केस की सुनवाई करने के, लेकिन वो एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली बार्ड नहीं होना चाहिए। अगर बार्ड है तो आपके पास कोई राइट ही नहीं है, तो रेमेडी का क्लेम करने आओगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो सिविल कोर्ट के पास अपना जुरिडिक्शन है हर अपना सिविल मुद्दों को सुनने के लिए, लेकिन वही मुद्दे जो एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली बार्ड नहीं होने चाहिए। जब ही आपके पास राइट बनेगा, जब ही आप रेमेडी क्लेम करने आ पाओगे। जब आपका राइट नहीं है तो आपके पास रेमेडी नहीं है, यानी कि आपका सूट जो है ऐसा है जो एक्सप्रेसली बार्ड है या इंप्लाइडली बार्ड है, तो सिविल कोर्ट में आप आ ही नहीं सकते क्योंकि आपका राइट ही नहीं है। और जब राइट ही नहीं है तो रेमेडी क्लेम करने के लिए कोर्ट में तुम वैसे भी नहीं आ सकते। तो इस मैक्सिम को समझने के लिए हम इसका रेफर कर सकते हैं। लॉजिकली क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपना कल की क्लास के अंदर आर्टिकल नंबर 13 की शुरुआत करेंगे। कल हम आर्टिकल नंबर 13 की अपनी शुरुआत करेंगे। तो मैं टोटल टारगेट लेके चल रहा हूं 50 से लेके 55 क्लासेस में हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 50 से 55 क्लासेस के अंदर हमारा टारगेट है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। एक एक कोर एरिया उसमें से समझेंगे कि एग्जामिनर हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किस भी एरिया में से हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम इतने अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाएंगे, कैपेबल बनाएंगे कि हम सारे क्वेश्चन का जवाब थॉरोली बेसिस पे दे पाएंगे। बाकी जो भी आपके सवाल हुआ करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं लाइव क्लास खत्म हो जाएगी, रिकॉर्डेड में देखोगे, आपके मन में आया मेरा डाउट ये है, तो आपके पास ना अपने, जब आप बैच ले लोगे आपके पास अपने अपने ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, तो वो ग्रुप पे आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो, वो ग्रुप पे आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो। तो जैसे ही वो ग्रुप पे आप अपने क्वेश्चन डाल दोगे तो हम जब नेक्स्ट लाइव क्लास हुआ करेगी हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल फंडा है। बाकी चर्चा के लिए बाकी आपके कलीग्स भी होंगे, तो आप लोग अपना चर्चा ग्रुप पे भी कर सकोगे। कि मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपको अपने कलीग से पूछना हो तो आप ग्रुप पे ही सारे लोग अवेलेबल होंगे, आप चैट कर सकते हो, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं बना सकते हो। ठीक है, और ग्रुप पे मैसेज होगा, ग्रुप पे ही आप लोग अपना बात कर पाओगे। ठीक है जी, सिंपल सॉल्यूशन है, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और जो भी लोग हैं अपना, कल से हमारी रेगुलर क्लासेस रहेंगी 3 बजे। ठीक है, और होली की छुट्टी रहेगी, केवल संडे की तो छुट्टी रहती है, मंडे की खेलने वाली होली है तो मंडे की वैसे छुट्टी रहेगी। ठीक है जी, बाकी हम अपना क्लासेस रेगुलरली करा करेंगे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे एवरी डे 3 PM। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय। और ये रिकॉर्डेड क्लास आपको कल मिलेगी यूट्यूब के ऊपर।